जय हिंद साथियों। तो अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो ये मान लीजिए कि एक तिलस्मी वीडियो आपके हाथ लग चुकी है और ये तिलस्मी वीडियो साथियों आपका सिलेक्शन करवा देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्टेड किए हैं साथियों मैंने आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो अगर आप सवाल तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है कि यहां से आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो साथियों हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उसके बाद जीके के, संविधान के, पॉलिटी के, करंट अफेयर के और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो आज की इस वीडियो को साथियों मत छोड़िएगा, आधी छोड़कर मत जाइएगा। मैं कहूंगा अगर एंट्री की है तो आपकी किस्मत अच्छी है और पूरी इस वीडियो को देखकर जाइएगा। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे साथियों 14 सितंबर लगाएंगे, लेकिन नहीं साथियों, विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों 14 सितंबर को। उसके बाद देखिए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द साथियों कौन सा है मुझे बताइए। देखिए मंत्रालय एक पुल्लिंग शब्द है, सचिवालय एक पुल्लिंग शब्द है, समिति जो है ना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और आयोग भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कहने के पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कारक आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर में आ जाए या पर आ जाए तो वहां पर अधिकरण कारक लगा देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए बोध कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। अनुभव कैसा है, पुल्लिंग होगा। ज्ञान कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। चेतना कैसी है, तो चेतना के साथ कैसी शब्द आएगा, जिनके साथ कैसी आता है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लिपि में कौन सा मतलब लिपि में संज्ञा का कौन सा प्रकार है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लिपि क्या है, लिपि देखिए लिपि बहुत सारी होती हैं। देवनागरी एक लिपि है ना, बहुत सारी लिपियां होती हैं। तो ये एक जातिवाचक हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपसे देखिए दया कैसी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। भाषा कैसी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। माया कैसे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आभार कैसा है, तो ये पुल्लिंग शब्द आपका होगा। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। आपको यहां पर ध्यान रखना है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है साथियों, समिधा कहा जाता है। समिधा आपको ध्यान रखना है। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक शब्द साथियों क्या है मुझे बताइए। देखिए पुरानी पुस्तक यानी कि पुरानी शब्द अगर आपसे पूछे तो आपको विशेषण बता देना है। पुस्तक यानी कि जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो आपके विशेष शब्द कहलाए जाते हैं। तो पुरानी यहां पर विशेषण हो जाएगा और पुस्तक शब्द क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कारक कौन सा है मुझे बताइए। देखिए अगर कभी भी कोई चीज दान में दी जा रही है, गिफ्ट में दी जा रही है और वहां पर साथियों को शब्द आ जाएगा तो हम उसको को नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे के लिए, है ना। यानी कि गरीबों के लिए वस्त्र दिया गया। तो कुल मिला के यहां पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है साथियों। कोई चीज दान में दी जा रही है, गिफ्ट में दी जा रही है, तो उसके लिए अगर को शब्द आता है तो साथियों हम कर्म नहीं मारते हैं, हम उसके लिए संप्रदान मारते हैं। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, इतनी सी बात मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए अगर अलगाव पैदा हो रहा है किसी चीज में, यानी कि एक चीज दूसरे से अलग हो रही, तो वहां पर अपादान कारक होता है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, तो ये तो तीर के पास गया है, तीर लगा है जाकर बाघ से, तो अलगाव तो नहीं हो रहा है। हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, ये भी नहीं हुआ है। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, नहीं साथियों। लड़का बाजार से लौटा, यानी कि लड़का और बाजार में अलगाव हुआ है, लड़का बाजार से अलग हुआ है, लौटा है, तो यहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुवचन की दृष्टि से वाक्य कौन सा शुद्ध है मुझे बता दीजिए। देखिए चिड़िया उड़ गई या चिड़ियां उड़ गई, पहली बात तो ये गलत लिखा है। चिड़ियाएं उड़ गई या चिड़ियां उड़ गई, कैसे लिखा जाता है सही शब्द चिड़िया, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए उत्थान का आपसे पूछा जा रहा है, विलोम क्या होता है मुझे बताइए। देखिए अगर हम गमन का विलोम पूछे तो आगमन आपको बताना है, जड़ का विलोम आपसे पूछे तो चेतन आपको बताना है, और अगर बात करते साथियों यहां पर उत्तर की, तो उत्थान का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर वाकई में अपने 14 और 15 मार्च वाले पेपर को आप क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना कंटेंट मैं आपको दूं वो YouTube पर सबसे बेस्ट कंटेंट है और परीक्षा को क्रैक करने वाला साथियों वो कंटेंट है। 2021 का अनुभव साथियों मुझे है, इससे पहले भर्ती 2021 में आई थी, तब से मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, और उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूं, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया। इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो आपको आपके पेपर की तैयारी में साथियों बहुत काम आ रहा है। तो कुल मिला के जितना आपको जो चीजें दी जा
रही, इनको आप लोग जरूर देखिए और बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत एनालिसिस के बाद तैयार किए जाते हैं आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, रात में घूमने वाले को क्या कहा जाता है? रात में घूमने वाले को तो साथियों निशाचर कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जा रहा है सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। आगंतुक का पर्यायवाची, आगंतुक का मतलब पता क्या होता है? अतिथि को कहते हैं साथियों आगंतुक। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए आगंतुक को अतिथि भी कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं, ग्राहगत भी कहते हैं और पाहुना भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निर्माण का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे अहित का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको हित बताना है, कोमल का विलोम पूछ लिया जाए तो कठोर बताना है, निश्चित का विलोम पूछा जाए तो अनिश्चित बताना है, लेकिन निर्माण का विलोम अगर आपसे पूछे तो ध्वंस आपको बताना है। उसके बाद देखिए बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, मुझे बताइए। तो बिजली को तो साथों हम दामिनी भी कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं, सौदामिनी भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, तड़ित और विद्युत भी कहा जाता है साथियों बिजली को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से, हाँ मुहावरा है ये तो साथियों, अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? मौके पर मना कर देना। बिल्कुल सही जवाब साथियों, मौके पर मना कर देने को तो कहा जाता है कि तुमने तो अंगूठा ही दिखा दिया। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है अजन्मा कैसे लिखा जाए। ये तो आजन्म लिखा हुआ है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अजन्मा कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते, इसमें दिक्कत पता कहां पर लग रही? देखिए होना ये चाहिए था युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते, तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है ऑप्शन नंबर डी वाले में, युवक ही किसी देश की, को की जगह सातु की होना चाहिए था। उसके बाद देखिए आपसे खाली जगह पूछा जा रहा है कि आज प्रत्येक गांव में बंदरगाह खोले जा रहे हैं, ये होगा, ये विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, हवाई अड्डे खोले जा रहे हैं, या विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो प्रत्येक गांव में सातु ये चीजें थोड़ी ना खुलेंगी, विद्यालय खुलेंगे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको तो दर्शनीय कहा जाता है, जो देखने योग्य होता है। उसके बाद देखिए अमृत का साथियों पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए क्या होता है। देखिए अमृत को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि अमृत को पीयूष भी कहते हैं, अमृत को सुधा, सोम, अमीय भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको सातों क्या कहा जाएगा? उसको प्रियदर्शी कहा जाएगा, जो देखने में प्रिय लगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा आपसे जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। मेरा तो प्राण निकल गया, इसको आपको शुद्ध करना है। मेरे तो प्राण निकल गए ये होना चाहिए, है ना? तो मेरे तो प्राण निकल गया ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अपनी हत्या करने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको तो आत्मघाती कहा जाता है, अपनी हत्या करने वाले को। आदान का विलोम क्या हो सकता है साथियों? बताइए आदान का विलोम क्या होगा साथियों? प्रदान होता है आदान का विलोम। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का साथियों आपसे चयन किया जा रहा है, यानी कि तो प्रतिवर्ष यहां पर साथियों लिखा हुआ, और शुद्ध प्रतिवर्ष तरीके से कैसे लिखा जाएगा? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आदि का विलोम आपको बताना है। तो आदि की अगर बात करते हैं साथियों, आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अनादि हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे को पता क्या कहते हैं साथियों? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए प्रख्यात का साथियों विलोम बता दीजिए क्या हो सकता है? तो प्रख्यात को तो प्रसिद्ध भी कहा जाता है। क्या? प्रख्यात को साथियों प्रसिद्ध भी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन से, यानी कि गगन चुंबी कैसे लिखा जाता है? गगन चौबी लिखा हुआ है, चुंबी लिखा हुआ है, गगन चुंबी कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। खैर समिधा कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए? तो बता साथियों क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जाता है, दिगंबर की संधि विच्छेद क्या है? तो आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे, दिक धन अंबर, यहां पर का आएगा और हलंत वाला का आएगा साथियों। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है दिगंबर शब्द में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद तो संख्या पहला पद को संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको द्विगु कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, उसको द्विगु समास कहा जाता है। जिसका जो पहला पद होता है साथियों वो संख्यावाचक होता है। जिस समास में पूर्व पद गौण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, वो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर साथियों तत्पुरुष समास होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए
कहने के जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको सातु जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। देखिए स्वतंत्रता शब्द की संज्ञा बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर भाववाचक ही तो है सातु। स्वतंत्रता, आजादी, गुलामी, इन सारे शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद देखिए सातु अगला सवाल है, कह रहे कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर वीर रस तो हो नहीं सकता, हास्य रस भी नहीं हो सकता, यहां पर करुण रस है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। हंसी हंसी भाजय देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के ऊंचा में। इसमें साथियों किस प्रकार की अभिव्यक्ति आपको दिख रही है, फटाफट आप लोग बताइए। यहां पर हंसी हंसी शब्द आ गया तो जाहिर सी बात है यहां पर हास्य होगा, यानी कि हास्य रस आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब आपके 40 सवाल हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब साथियों हम लोग यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, पॉलिटी, संविधान की तरफ साथियों बढ़ने जा रहे हैं। देखिए शुरू में यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जरा अच्छे से देखिएगा इन सवालों को। भारत में पहली बार गंगा डॉल्फिन नदी सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो अपने उत्तर प्रदेश में सातों सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है। तो पता साथियों कहां पर रखी है, नोएडा में रखी है। नोएडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है। तो आपको यहां पर भी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। तो आपका जवाब उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कौन सा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक बनी रहेगी और उसे उससे अधिक नहीं। तो मैं कहूंगा 5 वर्ष यहां पर आपके सवाल का जवाब होगा। एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा साथियों। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, मद्रास नगर निगम की बात चल रही है, भारत का पहला नगर निगम था। उसके बाद देखिए नगर पालिका निगम था, है ना। भारत का पहला नगर पालिका निगम क्या था, तो मद्रास नगर निगम था। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास होता है। तो साथियों किसके पास होता है, मैं कहूंगा महाअधिवक्ता के पास होता है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो पृथ्वी को भी तो साथियों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, साथियों नीला ग्रह कहा जाता है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ये साथियों आग्नेय चट्टानें होती हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रेनाइट चट्टानें जो है ना ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। उसके बाद देखिए, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है, मैं कहूंगा बहिर्मंडल का होता है। तो बहिर्मंडल आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, इनमें से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो यूराल पर्वतमाला है इसको एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी की अगर बात करें तो बिश्केक थोड़ी ना है साथियों, बिश्केक नहीं है बल्कि अस्ताना है। उसके बाद अगर बात करते हैं, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, बहामास की राजधानी नसाऊ है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो कुल मिला के कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला युग्म सुमेलित नहीं, और यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ही दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल है साथियों, कौन कौन से, मेघालय है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन सिक्किम नहीं है। अब सिक्किम नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। तो अरब सागर से जो जुड़ी हुई है वो गुजरात राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी कौन सी जो है ना निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है साथियों? पीर पंजाल पर्वतमाला है। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा साथियों कहां पर है? मैं कहूंगा राजस्थान राज्य की बात चल रही है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो है ना वो नर्मदा नदी निकलती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध, ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो ये तो महानदी पर है, जो हीराकुंड बांध है ना, ये महानदी पर है। भारत में सर्दियों के दौरान आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, भारत में सर्दियों के दौरान जो हिमालय से आती है, यहां पर खाली जगह है साथियों यहां पर, तो भारत में सर्दियों के दौरान जो है ना वो हिमालय से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध साथियों मत्स्य उत्पादन से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इन तीनों जिलों में साथियों डोलोमाइट पाया जाता है। क्या डोलोमाइट पाया जाता है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। IRCTC की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉर्पोरेशन होती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट नहीं साथियों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। IRCTC की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी वाली है। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? तो क्या पुरुषों से अधिक महिलाएं, या महिलाओं से अधिक पुरुष, या युवाओं से अधिक वृद्धि, या पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या? बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला आपका जवाब है। अगला देखिए, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पता साथियों माल्थस के द्वारा विकसित किया गया था जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है। उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए जाना जाता है? तो लखनऊ की बात चली, क्योंकि यही शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए जाना जाता है। किसी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से अभिप्रेत है, यह मूल विधि का सवाल है साथियों। तो किसी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से अभिप्रेत कोई महिला जो पति की क्रूरता से पीड़ित है, या कोई महिला जो नातेदार की क्रूरता से पीड़ित है, या कोई महिला जो प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न के आरोप लगाती है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न नहीं है? तो कौन सा कार्य साथियों नहीं है? देखिए, अश्लील साहित्य दिखाना ये तो है, एक कार्य व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न है। अश्लील टिप्पणी करना ये भी है, शारीरिक संपर्क एवं फायदा उठाना ये भी है, साथ में खाना खाने का अनुरोध करना ये नहीं है। तो ये नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, क्या आपका साथियों जवाब होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं कौन सा सुमेलित युग में नहीं है, अगर बात करें साथियों लैंगिक उत्पीड़न से निवारण, ये धारा 3 में है, मैं कहूँगा बिल्कुल। आंतरिक परिवाद समिति का गठन, ये धारा 4 में है बिल्कुल। स्थानीय परिवाद समिति का गठन, ये धारा 6 में है बिल्कुल। सुलह की जो बात की जाती है वो धारा 9 में नहीं की जाती साथियों, वो धारा 10 में की जाती है। तो आंसर आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा, है ना। और ये पॉस्को एक्ट 2013 की बात चल रही थी। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की कौन सी धारा और जांच कार्यवाही एवं संबंधित पक्षधारों के नाम, पहचान, पते को प्रकाशित एवं सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है? तो यह धारा 16 की बात चल रही है साथियों। धारा 16 ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इनमें से किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो करंट अफेयर के सवाल है साथियों अभी आपके सामने। दक्षिण कोरिया देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। कहां पर विकसित किया जाएगा? राजस्थान में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो ये काम किस देश ने किया है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अमेरिका देश ने ये काम किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशंस ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ है? तो साथियों अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये सवाल का जवाब जो होगा वो सिंगापुर होगा। यानी कि सिंगापुर देश की ट्री लेडी के नाम से मशहूर है ना। अगर बात करते हैं, इनका नाम क्या था? कीर्तिदा मेकानी। इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है साथियों। ट्री लेडी के नाम से जाना जाता था।
उसके बाद देखिए किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों सिक्किम राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? तो कौन सा साथियों कौन से शहर की बात चल रही है? यूपी के लखनऊ की बात चल रही है। यूपी का लखनऊ शहर यूपी का जो है ये जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन चुका है। किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? तो मैं कह सकता हूं ओडिशा राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? पता साथियों किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है रविशंकर छवि, और रविशंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के जितने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं, और जैसे आपकी यूपीएसआई के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है साथियों वो कथन और कार्यवाही वाला सवाल है। कथन आपको दिए गए हैं, इनके हिसाब से बताने कौन सी कार्यवाही साथियों सही रहेगी। कहा जा रहा है कि भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। इसके लिए कार्यवाही क्या की जानी चाहिए? शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने के लिए अभिविन्यास किया जाना चाहिए। अभिविन्यास का मतलब है नए तरीके से साथियों सब कुछ किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल सही है। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होना चाहिए। ऐसा साथियों कहीं नहीं कि जो आधुनिक तरीके से पढ़ाए उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए, तो ये गलत है, यानी कि पहली कार्यवाही आपकी सही है। उसके बाद देखिए साथियों कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि दौड़ में केवल, ये दो कथन आपको दे रखे हैं, दो नहीं बल्कि तीन कथन आपको दे रखे हैं। कह रहे कि दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं भी हैं, यानी कि बालक भी हैं और बालिका भी हैं साथियों जो दौड़ में भाग ले रहे हैं। दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, आपसे यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है ना। अच्छा, यहां पर कहा गया था कि दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सभी नहीं साथियों, छात्र को नहीं बुलाया, लड़के लोगों को नहीं बुलाया गया, बालिका लोगों को बुलाया गया है। कह रहे कि दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा आपका निष्कर्ष सही है। ऐसा ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा है, ऐसे लिख कर आएगा सा, तो वैसे यहाँ पर दूसरा आपका सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने और धारणाएं आपके सामने। एक विज्ञापन में कहा गया है कि इस सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें और 1 सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार देखें। कहा गया है साथियों यहाँ पर अगर बात करें, कहा जा रहा है कि आश्वासन वास्तविक नहीं है। तो आश्वासन वास्तविक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग सुंदर होना पसंद करते, बिल्कुल साथियों लोग सुंदर होना पसंद करते, तभी ये विज्ञापन दिखाया गया है और कहा गया है कि सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें और 1 सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार देखें। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां है और नीचे से साथियों 29वां है, स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा दी है, भाग नहीं लिया। क्या 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। तो कक्षा में कितने लड़के थे आपसे पूछा जा रहा है। देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में मनीष ऊपर से 16वां है, तो मनीष मान लेते साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो मनीष जो है ना साथियों ऊपर से 16वां है, ठीक है। उसके बाद कह रही है नीचे से साथियों कौन से स्थान पर है, नीचे से साथियों अगर बात करें तो ये 29वां है। लड़कों, अब देखिए टोटल छात्र कितने हुए ये सबसे पहले बताइए। तो आपको मैंने क्या बताया है, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें से घटा दीजिए। तो 16 + 28 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 14 हो जाएगा। और ये आपका साथियों कुल मिला के 44 लोग यहां पर हो गए, है ना। 44 लोग साथियों यहां पर हो गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ 44 लोग हो गए। अब यहां पर अगर बात करें क्या 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 6 लड़कों ने परीक्षा में साथियों भाग नहीं लिया, तो इसमें 6 वो जोड़िए और 5 इसमें असफल रहे, 5 इसमें असफल है, 5 साथियों वो जोड़िए। तो कुल मिला के 44 और 11 कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा 55 हो जाएगा। तो कुल मिला के लड़के कितने रहे, तो 55 लड़के रहे, 55 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों 5 लड़कियां हैं DLNOQ, दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठी हैं। तो साथियों मान लेते हैं साथियों एक पंक्ति हो जाएगी, 5 लोग यहां पर बैठे हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 लोग साथियों यहां पर हम बैठा देंगे। कहा जा रहा है साथियों L जो है ना ये O के दाएं को दूसरे स्थान पर है,
क्यू डी के तुरंत दाएं को है, ठीक है। ओ क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां हैं, डी के दाएं को कितनी लड़कियां, ये आपसे पूछी जाए। देखिए यहां पर हम सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एल और ओ हमें आगे कहीं पर मिल नहीं रहा है। अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करते हैं तो क्यू यहां पर भी हमें मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है, तो इसलिए सबसे पहले क्यू को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहा गया है कि क्यू डी के तुरंत दाएं को है, तो डी को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए डी को आपने यहां पर बैठा दिया, तो यानी कि डी के तुरंत दाएं, तो डी के तुरंत दाएं यानी कि क्यू यहां पर आ जाएगा। कहा जा रहा है कि क्यू और एन के बीच में 2 लड़कियां हैं, तो क्यू और एन के बीच में साथियों 2 लड़कियां, देखिए एक ये हो गई और एक ये हो गई। उसके बाद कह रहे थे कि ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर एल है, तो ओ आप जब यहां पर बैठा लेंगे तभी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर साथियों एल यहां पर आ जाएगा। तो पांचों के 5 आपने लोग बैठा दिए। कह रहे कि डी के दाएं को कितनी लड़कियां हैं, तो डी कहां पर है, डी कहां पर, डी यहां पर है। डी के दाएं को एक ही तो है साथियों, तो एक है, तो एक आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। एक लड़की बैठी है साथियों डी के दाएं को, तो आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। 5 मित्र हैं MNOP, वृत्ताकार मेज पर केंद्र से क्यू एक बाहर की ओर मुंह करके बैठे। देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि 5 लोग हैं साथियों MNOP और Q, ये सब जो है ना, ये सब केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों एक हम गोला बना लेते मेज, और 1 2 3 4 5 लोग साथियों यहां पर हम लोग बैठा देंगे। यहां पर कहा जा रहा है सबसे पहले OP के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, जो Q के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, इसको कर लीजिए। P को आप कहीं पर भी बैठा लीजिए, मान लीजिए P को आपने यहां पर बैठा दिया, तो कहा अच्छा सबका मुख केंद्र की तरफ है, P के ठीक बाएं ओर, तो P के ठीक बाएं ओर क्या बैठा है, कौन बैठा है, O, यानी कि O यहां पर बैठ जाएगा। कह रहे कि जो Q के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अच्छा जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, पहला वाला O है, दूसरा वाला P है, यानी कि ये जो P है ना, P साथियों ये Q के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो Q क्या यहां पर बना दें, 1 2 3, बिल्कुल Q के दाएं से तीसरे स्थान पर देखिए P बैठा है, बिल्कुल सही है। यानी कि P के आसन्न नहीं बैठा हुआ M, यानी कि P के आसन्न नहीं साथियों बैठा हुआ M, यानी कि M यहां पर नहीं बैठ सकता, तो जाहिर सी बात है M फिर यहां पर बैठ जाएगा। यानी कि P के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, तो P के ठीक दाएं और कौन बैठा हुआ है, P के ठीक दाएं और, तो साथियों यहां पर बैठेगा। यहां पर कौन आएगा, देखिए 5 लोग थे जिसमें से 4 लोग आपने बैठा दिए हैं, बचे हैं सिर्फ N, तो मैं कहूंगा P के दाएं और N बैठेगा। N कौन से ऑप्शन में है, N आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए वो, अगर ऐसा सवाल है 491 510 550 1032 कुछ भी संख्या आ जाए और कोई दिन दिया हो, कहा जाए इससे पहले कौन सा दिन था या इससे बाद में कौन, मतलब आज मंगलवार है 491 दिन पहले भी आ सकता है और 491 दिन का बाद का दिन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर पहले आए तो क्या करोगे, देखिए जो संख्या लिखी है वो संख्या लिखना है, 7 से इसको भाग देना है, देखिए कितना शेषफल बच रहा है, तो 7 7 49, एक शेषफल यहां पर बचा, यानी कि एक शेषफल यहां पर बचा है। आपसे पूछा जा रहा है पहले, तो आपको पता क्या करना है, एक घटा देना होगा इसमें से, जब आप एक घटाओगे इसमें से तो सोमवार आ जाएगा, मंगलवार में से एक दिन घटाओगे तो सोमवार आ जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता बाद तो यहां पर फिर आप प्लस करते, मंगलवार की जगह फिर बुधवार सातों आपका जवाब होता। खैर इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो सोमवार के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक घड़ी में 3:20 हुआ है, उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपको ये समय जो है ना 18:30 में से सातों घटा देना चाहिए, 3:20 यहाँ पर देखिए 10 आ जाएगा और यहाँ पर 15, यानी कि 15:10 होगा, प्रतिबिंब का समय बचेगा। तो 15:10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे से 8:40 तक चलती है, तो बताइए इतने समय के दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। देखिए हमें एक बात मालूम है, और वो बात हमें क्या मालूम है, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात कर लें 8 से लेकर 40 मिनट तक, यानी कि घड़ी कितनी चली है, घड़ी चली है आपकी साथों सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट, है ना, 40 मिनट चली। अच्छा यहां पर हमें एक चीज पता है कि जो मिनट वाली सुई होती है, कौन सी वाली सुई होती है साथियों, जो मिनट वाली सुई होती है ये 60 मिनट की अगर हम बात करते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है साथियों, देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी 360/60। इसको जब आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 1 मिनट में
1 मिनट में साथियों ये बनाएगी 6 डिग्री का कोण। ये मेन चीज है, पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि मिनट की सुई की बात चल रही है। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 40 मिनट का पता करना है तो 40 मिनट से गुणा कराइए, फिर इधर भी 40 मिनट से गुणा करा दीजिए, कितना आ गया 240 डिग्री आ गया। तो मैं कहूंगा 40 मिनट में ये जो है ना ये 240 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है साथियों क्वेश्चन, कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपसे कहा जा रहा है कि 5 वाला जो फलक है इसके विपरीत पर क्या होगा। देखिए मैं आपको सारा कुछ बता देता हूं। अगर 1 का विपरीत आपसे पूछा जाता तो बताते आप 6, या 6 का विपरीत पूछा जाता तो 1 बताते। अगर आपसे 4 का विपरीत पूछा जाता तो आप बताते 3, या 3 का विपरीत पूछा जाता तो 4 बताते। 5 का विपरीत पूछा गया है तो आपको बताना चाहिए था साथियों 2, या 2 का विपरीत 5, तो मैं कहूंगा 5 का पूछा गया है, 2 कहां पर लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। मतलब कुल मिला के अगर जो भी पूछा जाता है एक छोड़ देते हैं, एक गैप कर देते हैं, फिर अगला वाला वो आंसर होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि राम हरीश से पूर्व की ओर है, जो श्याम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो राघव से उत्तर पूर्व की ओर है। इसको आसान बना दूं साथियों, बस एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये होता है साथियों उत्तर, ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम, और ये होता है साथियों दक्षिण। अगर मैं आपसे कहूं कि राम यहां पर खड़ा है, राम देख रहा है उत्तर पूर्व की तरफ, तो राम किस तरफ देख रहा होगा, राम इस तरफ देख रहा होगा, उत्तर पूर्व की तरफ। यह दिशा क्या कहलाई जाएगी, दक्षिण पूर्व कहलाई जाएगी। तो अब देखिए सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सबसे पहले कि राम हरीश से पूर्व की ओर है, तो हरीश को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए हरीश को हमने यहां पर बैठा दिया। कहा गया था कि हरीश से पूर्व की ओर कौन है, राम है। देखिए पूर्व क्या होता है, पूर्व आपका मान लीजिए हरीश यहां बैठा है तो पूर्व यही तो होगा साथियों। तो हरीश के पूर्व में कौन बैठा हुआ है साथियों, राम बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो यहां पर आ गया है, जो का संबंध पता किसके होता है, जो का मतलब दूसरे वाले के लिए होता है। अभी मैंने आपको बताया पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, यानी कि जो जिक्र अब यहां पर आएगा वो हरीश के लिए आएगा। जो यानी कि हरीश जो है ना ये शाम से दक्षिण पश्चिम की ओर बैठा है। देखिए दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम की अगर बात करते हैं तो शाम से, देखिए शाम फिर यहां पर बनेंगे, क्योंकि शाम का दक्षिण पश्चिम जो होगा वो यही होगा, है ना। ये देखिए ये दक्षिण हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो क्या कहा गया था, शाम के दक्षिण पश्चिम में है, हो गया। अब फिर से कह रहे हैं जो राघव से उत्तर पूर्व की ओर है, जो राघव से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है ना। अब किसकी बात चल रही है पता, अब यहां पर राम की बात चल रही है, क्योंकि राम हरीश से पूर्व की ओर है, एक बात खत्म। फिर अगर बात करते हैं शाम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। जो राघव से उत्तर पूर्व की ओर है, राघव से उत्तर पूर्व की ओर है, तो राघव कहां पर बनेगा भाई साहब, राघव अगर बात करते हैं तो राघव यहां पर बनेगा, और राघव का उत्तर होता है ये और पूरब होता है ये, यानी कि ये आपका हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है ना। अब देखिए जो राघव से उत्तर पूर्व की ओर है, राघव शाम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अच्छा यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, राघव जो है ना ये शाम से, शाम कहां पर है, शाम ये है, तो शाम से दक्षिण पश्चिम क्या होगा, देखिए दक्षिण ये हो जाएगा, पश्चिम ये हो जाएगा, यानी कि राघव कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। और अगर इसको हम देखते हैं साथियों, जो राघव से उत्तर पूर्व में है, तो राघव से उत्तर ये हो गया, पूर्व ये हो गया, तो यहां पर ये शाम आ गया। कहा जा रहा है साथियों उसके बाद हरीश से दक्षिण की ओर है, यानी कि राघव जो है ना ये हरीश से दक्षिण की ओर है, देखिए दक्षिण की ओर है, तो राघव के संदर्भ में राम किस दिशा में, तो भाई साहब राम इस दिशा में, ये होता है पूरब, ये होता है उत्तर, तो उत्तर पूरब ही तो होगा। उत्तर पूरब कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, गलत करके चले आएंगे। तो इसका तरीका साथियों मैं आपको समझा देता हूं अच्छे तरीके से, उसी प्रकार से आप इस सवाल को करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में इसको जो भी कहा जाता है, एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेटरी साइन इसको कहा जाता है ना, जो भी है ये ए एक्सक्लेमेटरी साइन, बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और ए हैशटैग का अर्थ है कि ए बी की पुत्री। निम्नलिखित में से किसका अर्थ
ये है कि एस एम की देवरानी है या एस एम की जेठानी है। तो इस टाइप के सवाल में हम साथों ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं। क्या कहा गया है, एंड सबसे पहले यहां पर आया है। अब इस टाइप के सवाल को हमेशा ऑप्शन सही किया जाएगा। तो एंड कहां पर है, यहां पर है, यानी ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है तो एस एफ का भाई है। यहां पर अगर बात करते हैं साथों, एस जो है ना, एस ये एफ का भाई है, एस एफ का भाई है। उसके बाद देखिए हैशटैग वाला आ गया है, तो ए बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री, यानी कि एफ जे की पुत्री है। तो एफ जो है ना, एफ ये साथियों क्या, ये जे की पुत्री हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये पुत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या, स्टार की अगर बात करें तो स्टार कहां पर है, ए बी का, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो ए बी की पत्नी है, अच्छा ए बी की पत्नी है, यानी कि जे आई की पत्नी है। तो जे आई की पत्नी कहां पर बनाए, जे ये हो गया, जे जो है ना ये आई की पत्नी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पत्नी हो गई है। उसके बाद कहा जा रहा है, ये वाला साइन आ गया एपोस्ट्रोफ एक्सक्लेमेटरी साइन वाला। तो कहा जा रहा है कि ए बी का पिता है, यानी कि आई एम का पिता। आई जो है ना, आई ये एम का पिता हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या एस एम की देवरानी होंगी, एस एम की देवरानी होंगी, मुझे बताइए साथियों, है ना, होंगी या नहीं होंगी, नहीं होंगी, है ना, नहीं होंगी साथियों, नहीं होंगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता आंसर। अब ऑप्शन नंबर डी को हमने चेक किया, आंसर उससे नहीं निकला। अब ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करेंगे, क्योंकि इस टाइप में के सवाल में थोड़ा समय लगता है, और यही वो नंबर वाला क्वेश्चन होगा जो नंबर आपको साथियों गेन कराएगा, ये समझ लीजिए। अब इस वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एस स्टार एफ का मतलब क्या है साथियों, स्टार कहाँ गया, ये आ गया। ए बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि एस एफ की पत्नी है। तो एस की अगर बात करते हैं साथियों, ये जो है ना ये एफ की पत्नी है, एस एफ की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, एंड वाला आ गया। एंड कहां पर है साथियों, एंड किधर गया, एंड आपका ए बी, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि एफ जे का भाई है। एफ जो है ना साथियों ये जे का भाई है, एस जे एफ जे का भाई है। उसके बाद देखिए साथियों ये वाला आ गया है, ए बी का पिता है, यानी कि जे आई का पिता है। जे जो है ना साथियों ये आई का पिता है, आई का पिता हो जाएगा साथियों जे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला अगर बात करें हैशटैग वाला, ए बी की पुत्री है, यानी कि आई एम की पुत्री है। तो जो आई है ना साथियों, आई ये एम की पुत्री है, तो ये दोनों फिर पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखिए एस और एफ पति पत्नी हो गए, ये दोनों भाई भाई हो गए। जे और एम पति पत्नी हो गए, और आई उनकी बेटी होगी। क्या एस एम की देवरानी है, एस जो है ना, बिल्कुल साथियों ये दोनों भाई भाई हैं, तो एस एम की देवरानी ही तो हुई, देवरानी हुई है, जेठानी हुई। तो कुल मिला के साथियों ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इस टाइप के सवाल में थोड़ा समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा, अब ये वाला बहुत आसानी से हो जाएगा, आप बताइए तो मैं अब एक पॉइंट ना रखूं, इसका आंसर निकाल दूं। देखिए एक फोटो को देखकर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे बनाना पड़ेगा, ये फोटो मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा ना करिएगा, दिमाग से करिएगा। एक फोटो को देखते हुए एक लड़के ने कहा, ये लड़का हो गया मान लीजिए, वह मेरे पिता की माता। देखिए पिता की माता कौन होंगी, पिताजी माता, पिता की माता जी आपकी दादी ही तो होंगी। दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, दादाजी के इकलौते पुत्र आपके पिताजी ही तो होंगे। कौन होंगे, आपके पिताजी ही तो होंगे। तो पुत्र, इकलौते पुत्र यानी कि पिताजी की पत्नी है, तो पिताजी की पत्नी कौन होगी साथियों, आपकी माँ ही तो होंगी। तो लड़के का उस फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, ये माता जी हैं साथियों। तो माता जी क्या कहेंगी उस लड़के को साथियों, अपना पुत्र कहेंगी। तो पुत्र कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। समझ में आया साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी कोड भाषा में 7 को इन नंबर के रूप में लिखा जाता है, 10 को इन नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, तो 13 को किस टाइप से लिखा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए जब इन नंबर की तरफ हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन नंबर की तरफ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर साथों ऐसा ही आएगा। ये भी देखिए ये 7 था तो 1 से स्टार्ट किया 7 पे ख़त्म किया, ये 10 था तो 1 से स्टार्ट किया 10 पर ख़त्म किया, ये 13 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे साथियों और 13 तक जाएंगे। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, 1 13 यहाँ पर आया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, 1 से लेकर 13 यहाँ पर है। अब देखिए ये नंबर तो सही है, ये नंबर आपके गलत है, तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% हैं। ठीक है, तो ये एक मित्र हो जाएंगी साथियों, और मान लेते हैं ये अनन्या हो गई और ये कौन हो गई, ये बबीता हो गई, यानी कि 3 लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है।
तो कहा गया है अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20%, यानी कि 20% 28% कम धनराशि है। तो मान लेते इसके पास 100 है, तो अनन्या के पास उससे 20% कम होगी तो 80% होगी, और इससे 28% कम होगी यानी कि इसके पास 72% होगी। तो बबीता कह रहे हैं कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। क्या बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि, कितनी कम धनराशि है साथियों? 8 रुपए कम है। मान लेते हैं इसको प्रतिशत में बदलना है साथियों, गुणा 100 कर लीजिए, और 8 कम है, किससे कम है? 80 से कम है, तो वो 80 नीचे आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करिए, आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। तो 10%, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है? तो 10% कम धनराशि है। 10% आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल, ये क्या लिखी हुई है? ए और बी की चाल लिखी हुई है। चाल का अनुपात कितना है? 4:5 है। यानी कि अगर साथियों हम बात करते हैं चालों का अनुपात जो दे रखा है वो ए का अलग है और बी का अलग है। यानी कि ए की बात करें तो 4 है, तो बी का कितना है साथियों? 5 है। यानी कि यदि गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, कौन? ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? देखिए जब भी चाल का अनुपात सातु जो होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। चलिए तो सब चाल का अनुपात अगर 4:5 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। अब यहां पर कहा गया है कि ए जो है ना गंतव्य तक पहुंचने में, ये जो ए है, ए जो है ना ये बी से 20 मिनट अधिक ले रहा है। देखिए यहां पर जो है ना, यहां पर कितना अधिक ले रहा है? 1 अधिक ले रहा है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं 20 अधिक ले रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू सातु कितनी है? 20 है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर ए 100 मिनट ले रहा है तो बी कितने मिनट लेगा? बी 80 मिनट लेगा। तो कुल मिला के सातु कहा जा रहा है कि ए द्वारा लिया गया समय क्या है? ए द्वारा लिया गया समय सातु 100 मिनट है। अब 100 मिनट को घंटे में आपसे बदलना है। किसी भी अगर कोई मिनट होता है उसको घंटे में बदलना होता है तो 60 से भाग उसको दी जाती है। इसको और कैलकुलेट कीजिए, 2 पंजे और 2 तियां, यानी कि 5/3 घंटे जो है ना ये ए समय लेगा। और 5/3 कहां पर लिखा हुआ है? 5/3 घंटे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, राजेश की अगर बात करते हैं वो 4 दिन में पूरा करता है, और महेश उसी कार्य को साथियों जो है ना वो 3 दिन में पूरा कर सकता है। अब एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि 3 दोनों से कटे, 4 तियां 12, 3 चौक 12। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल कार्य मिलाकर 350 होता है तो भुगतान प्राप्त करते हैं। अच्छा, दोनों लोग 350 लेते हैं, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करिए साथियों। देखिए अब राजेश एक दिन में 3 काम करता है और महेश एक दिन में 4 काम करता है, यानी कि ये दोनों जो है ना 3:4 के अनुपात में काम करते हैं। तो इनको जो भुगतान दिया जाएगा वो 3:4 के अनुपात में ही दिया जाएगा। अगर राजेश को 3 दिया जाएगा तो साथ ही महेश को 4 दिए जाएंगे। तो राजेश का पूछा गया, देखिए टोटल कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 350। राजेश का अनुपात 3 है तो 3 आ जाएगा, नीचे दोनों का योग आ जाएगा जो कि 7 होगा। 7 पंजे 35 हो जाएगा, 50 तियां 150 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं साथियों क्या 200 दिए जाएंगे महेश को और 150 दिए जाएंगे राजेश को। तो राजेश को कितने दिए जाएंगे? 150 दिए जाएंगे। 150 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से इस सवाल को साथियों आप लोग देखिएगा। देखिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, यानी कि दर की अगर बात करते हैं, आर कितनी है साथियों? आर 6% है। 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में, यानी कि जो उसका मूल्य था उस मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? यानी कि आपसे समय पूछा जा रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 50% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए साथियों मूलधन कितना है? 100 है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 50% की वृद्धि है तो 150 हो जाएगा। अच्छा, इनका अंतर ही साथियों क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50% की वृद्धि है तो समय आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा सूत्र, समय पूछे तो साथियों क्या लिखिए? साधारण ब्याज गुणा 100/P × R आ जाएगा। तो टी आपसे ज्ञात करने को पूछा जा रहा है। समय साधारण ब्याज कितना है? 50 गुणा आपका 100 हो जाएगा। पी कितना है? पी तो सातु 100 है, और आर कितना है? 6%। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसको कट करोगे तो 2 तियां और 25 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर यहां पर सातु हम लोग बात करते हैं, क्या आया समय आपका? 25/3 आया।
इसको सही से कैलकुलेट करें तो 3 7 21, 3 8 आपका 24, 1 बचेगा, यानी कि 8 सही 1/3 वर्ष का आपका समय लगेगा। 8 सही 1/3 कहीं पर भी मान लीजिए 8/1 सही 3, 1/3, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। खैर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 सही 1/3 वर्ष। तो ये साथियों रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।